हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम आर्टिकुलेट। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात तीन कृषि बिल को लेकर कर रहे थे। उस पहली वीडियो में मैंने पहले बिल के बारे में बात की थी। उसका कुछ हिस्सा रह गया था जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम दूसरे बिल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनुबंध खेती पर मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक 2020, जिसको सरकार ने 2020 में ऑर्डिनेंस के जरिए लाया था। देन उसके बाद इसको नए सत्र में इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा इसको एक नए बिल का रूप दिया गया। ये जो बिल है ये अनुबंध खेती पर नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात करता है। इस बिल के बारे में कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं इसकी, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बिल में क्या ऐसे 5 पॉइंट्स है जो इस बिल में कहा गया है। पहला पॉइंट है कि ये जो बिल है ये अनुबंध खेती पर इसको देश में लागू करने की बात कर रहा है। मतलब ये कि पहली बार होगा कि अनुबंध खेती को, या जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भारत में अलाउ करने की बात करता है। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है इस जब ये किसान और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। उसमें ये होगा कि उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा किसान और बायर के बीच में, तब उस पत्र में, उस दस्तावेज में जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर ये लिखा जाएगा कि हम किस कीमत पर ये जो उपज है, जो कृषि उपज है, इसको हम खरीदेंगे या उगाएंगे दोनों आपस में। साथ ही साथ यह भी इसमें लिखा गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक फसल चक्र के लिए होगा। मतलब कि जैसे अगर धान उगा तो धान गेहूं जो कि फसल होगी, वो पूरी फसल एक साल का जो होगा वो सिर्फ एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और इसको मैक्सिमम 5 सालों तक वैलिड रहेगा। मतलब 5 साल तो मैक्सिमम इसकी जो वैलिडिटी होगी इस एग्रीमेंट की, वो 5 साल होगी। अब ये बायर और किसान पर डिपेंड करता है कि इस 5 साल को आगे बढ़ाया जाए कि इसे कम किया जाए, ये उन दोनों पे छोड़ दिया गया है। तीसरी बात इसमें ये कहा गया है कि जो विवाद उत्पन्न होगा, विवाद इन द सेंस उत्पन्न कब होगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अब मेरा ये उपज उगाइए, नुकसान हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पैसे का लेन देन हो गया, कई सारे डिस्प्यूट हो गए। तो उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, इस बिल में ये कहा गया, इसमें 3 तरह के लेवल बनाए गए हैं उसको सुलझाने के लिए। पहला है कंसलेशन बोर्ड, सुलह बोर्ड, मतलब कि एक बोर्ड होगा, बनाया जाएगा, 3, 4, 5, 6 मेंबर होगा। उसमें ये कहा जाएगा कि बायर और सेलर जो किसान होगा, और बायर जो कंपनीज होंगी या नए बड़े बड़े उद्योगपति जो भी होंगे, वो बायर जो होंगे, जो खरीदार होंगे उस किसानों के, वो उसको सुलह के जरिए उसको सुलझाया जाएगा। दूसरा है इसमें एसडीएम के पास जाया जाएगा। एसडीएम के पास जाके किसान अपनी समस्या को, जो उसके जो विवाद है, जो उसको सॉल्व करना चाहता है, एसडीएम के पास जाके वहाँ पे उसका सुलहनामा करवा सकता है, वहाँ पे उसके जाके न्याय मांग सकता है। तीसरा इसमें अपीलेट अथॉरिटी है, जो इससे बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन यही इसमें दिक्कत है कि अपीलेट अथॉरिटी का कोई फ्रेमवर्क भी बताया नहीं गया, सिंपल लिख दिया गया अपीलेट अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं कि अनुबंध खेती होती क्या है। ये मोटा मोटा 5-6 पॉइंट्स थे जो इस बिल के बारे में है। अनुबंध खेती कैसे करना है, कैसे लागू करना है, क्या होगा, क्या इसका मैकेनिज्म है। अनुबंध खेती होती क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। अनुबंध खेती इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे हम और आप किसी भविष्य में कोई चीज़ मुझे करनी है तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हम दोनों आपस में समझौता करते हैं, इस पैसे पर हम लोग शामिल होते हैं, इस पैसे पर हम लोग हामी भरते हैं कि ये हमारा काम होगा। इस बिल में ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे लैंड्स हैं, जैसे आप देखते होंगे लगातार देश में घर परिवारों में टूट फूट हो रही, भाइयों में डिवाइड हो रहा है पूरा खेत, जो छोटा केस तो 5-6 परिवारों में डिवाइड हो रहा है। इससे क्या जो खेतों की सीमा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। इससे उपज गिरती है क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा होती है, उत्पादन कम हो पाता है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं लग पाती हैं। तो अनुबंध खेती की बात ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे लैंड से किसानों के, इनके 5-6 किसान या 10-15 किसान या 10,000 किसान किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई अन्य की उद्योगपति के साथ या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ लिंकअप करेंगे, ताकि वो सब जो खेत की सीमा है उसको एक साथ खेती करेंगे। इससे उनको जो कंपनी होंगी उनको नए नए बीज देंगी या नए नए टेक्नोलॉजीज देंगी। तो
एक तरह से उनको फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम कृषि करेंगे, जो उपज होगा वो हम उसी कंपनी को बेचेंगे जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको एक तरह से टेंशन नहीं होगी। लेकिन ये तो बिल में लिख दिया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो तो आप हम जानते हैं कि कृषि क्या हालत है देश में। देश की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, और ये जो कृषि है भारत की कुल जीडीपी का लगभग 17% योगदान करती है जीडीपी में। और इस पैंडेमिक में अगर कोई एक सेक्टर जो ग्रो करा है लगातार, जिसमें गिरावट थोड़ी सी ही हुई लेकिन उसने अपना रिदम बनाए रखा, वो है कृषि। तो इस कृषि को कोई हल्का ना समझे, क्योंकि ये कृषि ही है जो हमको इस अर्थव्यवस्था में बचाए रखने का काम करती है। एक ऐसा प्रेशर जो है क्रिएट करती है कि हाँ ये जो सेक्टर है ये लगातार बढ़ता रहेगा। हम बात करते हैं अनुबंध खेती में दिक्कतें क्या हैं, इस फार्म को लेकर किसानों में विरोध क्यों है, ये लगातार विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। अनुबंध खेती बेसिकली ये है कि हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने आपके बिल में लिख दिया कि ये जो लैंड है इस पे हम गेहूँ उगाएंगे या कपास उगाएंगे या कुछ उगाएंगे जो भी है, उसमें आज लिख दिया गया कि हम आपसे 15 रुपये किलो आलू खरीदेंगे। मान लेते हैं आलू उगाने के लिए कंपनी ने कहा है किसानों से 15 रुपये किलो हम आपसे आलू खरीदेंगे, ठीक है, आज इस एग्रीमेंट में लिख दिया गया। वो कि जो कंपनी है वो आप एक यूपी के 15 किसानों से, एक मध्य प्रदेश के 15 किसानों से, गुजरात के 15 किसानों से, हर जगह से लगभग समझौते कर लिए। जब उपज हो गई, देखा कि चारों तरफ आलू ही आलू उगा हुआ है, तो क्या होगी, जब आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब एग्रीमेंट करेंगे, तो आजकल किसान एग्रीमेंट उतना ही नहीं समझता है। वो एक फ़ोन कॉल उठाने से डरता है कि कहीं कुछ ना हो जाए, वो बैंक जाने से डरता है कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करेगा, कितना पढ़ा लिखा है हमारा किसान, ये आप खुद ही जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने स्टॉक मार्क करके लिख दिया कि उस समय मार्केट में जो कीमत होगी उस हिसाब से हम आपसे आलू खरीदेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया। किसान इतना नहीं जानता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, क्या वैलिडिटी है, क्या उसकी पेचीदगी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों को ऐसे ही मोहरा बनाती हैं और अपना फ़ायदा देखती हैं। अभी किसान उतना एबल नहीं है कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में बड़ी समझदारी से काम ले। नीचे स्टार मार्क करके लिख दिया कि प्राइस डिटरमाइंड बाई मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या, जब चारों तरफ आलू ही आलू उग जाएगा तो ज़्यादा जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ जाएगा, तो उसका उस हिसाब से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो जहाँ 15 रुपये किलो आलू लेने की बात कर रहा था कंपनी, वहाँ पे उससे 2 रुपये किलो आलू भी मांगेगा कि आप मुझे 2 रुपये किलो आलू बेच लें। तो किसान तो ऐसे ही मरा हुआ था, वो और मर जाएगा। तो यही बात है कि अनुबंध खेती जो है भारत में अभी लाने की ज़रूरत मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं है। इसकी जहाँ पे और कई सारे विचार हैं जो लागू किए सकते हैं हमारे फार्म सेक्टर में। अनुबंध खेती की जगह अगर सरकार सहयोगात्मक कृषि, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो केंद्र और राज्य की भी होता है, वही कोऑपरेटिव फार्मिंग भारत में लागू करी जा सकती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब क्या कि हम और आप ऐसे 3-4 किसान मिलकर जो अपनी मेड़बंदी किए हुए हैं अपने आसपास, वो मेड़ी हटा के, वो जो मेड़ होती है बीच में, जो बाउंड्री होती है खेतों के बीच में, वो मेड़ हटा करके पूरा एक सपाट बड़े से लैंड में हम लोग मिलकर खेती करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें आप पे विश्वास है, उसका मुझ पे आप पे विश्वास है। ऐसे जो किसान हैं आसपास के, वो एक दूसरे पे विश्वास है, वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाए पिए हैं जो भी है उनका। लेकिन एक कंपनी के साथ किसान का टाई अप, ये बहुत टेढ़ी खीर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अभी जो ज़रूरत है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की ज़रूरत है कि हम 5-6 किसान, 10-15 किसान आपस में ही मिलकर प्रोडक्शन करें। मेड़ को जो है बीच में जो बाउंड्री, उसको हटा के उस पर खेती करें। इससे बाउंड्री की जो ज़मीन है वो खेती में शामिल हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। और एक ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे 5-6 ट्रैक्टर अपने अपने खेतों में सब अलग अलग ट्रैक्टर ट्यूबवेल खरीद रहे थे, तो वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं,
उससे उनका जो कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि जहाँ एक छोटे से खेत में एक ट्रैक्टर लग रहा था, एक छोटे से खेत में एक अलग ट्रैक्टर लग रहा था, ट्यूबवेल अलग लग रहा था, पाइपें लग रही थी, बीज अलग लग रहा था, वहाँ पे 5-6 किसान मिलकर अगर इकट्ठा करेंगे तो एक ही ट्रैक्टर से पूरी लैंड जोती जा सकती है और एक ही ट्यूबवेल से सबका पानी सींचा जा सकता है। तो इससे क्या प्रोडक्शन कॉस्ट गिरेगी। और इसके कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या फ़ायदा है, इससे ये होगा कि जो आप देखते हैं कि मेड़ को लेकर चलते, जो बीच में बाउंड्री होती है खेतों के बीच में, उसको ले करके हत्या तक हो जाती है, लोगों से झगड़े भी होते हैं, तो वो झगड़े शांत होंगे, लोगों का आपस में विश्वास बढ़ेगा, इससे सामंजस्य गांव में और बेहतर होगा। ये एक चीज़ थी। अनुबंध खेती की जगह अभी ज़रूरत है कोऑपरेटिव फार्मिंग की ज़रूरत है। अनुबंध खेती अभी तक नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसका उदाहरण देता हूँ। गुजरात में मॉन्टेस्को कंपनी थी, जो यूएससी कंपनी, सब काफ़ी बड़ी कंपनी जिसके आप लेस चिप्स खाते हैं। उस कंपनी ने क्या किया था, गुजरात के कुछ किसानों से कहा था कि आप हमारे लिए इस क्वालिटी का आलू उगाइए। अब उस कांटेक्ट में उस किसानों से कांटेक्ट किया होगा कि आप ये आलू जो है अपने खुद के लैंड में कहीं अलग जाके उगा नहीं सकते। अब किसान को क्या पता, उसने उस आलू को अपने कुछ खेतों में अपने लिए उगाया और उसको मार्केट में ऊंचे प्राइस में बेचा किसानों ने। अब कंपनी का दिमाग फिरा, उसने उस किसानों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका। अब उस किसान को क्या पता कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इस आलू की क्या क्वालिटी का हम आलू नहीं उगा सकते, इसको किसानों को क्या पता आज। लेकिन उन कंपनियों ने उन किसानों पर करोड़ों करोड़ों का जुर्माना ठोका। तो जहां आम आदमी, जहां आम किसान अपने लिए भोजन उगाने तक के लिए परेशान है, वहाँ पे करोड़ों रुपए का जुर्माना कैसे चुकाएगा। कब जब काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ देश भर में, तब कंपनी ने उन किसानों के ऊपर जो जुर्माना ठोका था उसको, वो केस वापस ले लिया, किसान बच गए। तो अभी तो ये नॉर्मल था जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलाउ नहीं की गई थी। ये तो कुछ क्षेत्रों में, जैसे गुजरात में मॉन्टेस्को हुई, जब अब बिल आ गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पूरे देश में बात हो रहा है, तो इस तरह के कितने केसेस आएंगे आप समझ सकते हैं। अभी जब नॉर्मल डेज है, जब गन्ना उगता है, तो उसके मिल में जब किसान अपना ट्रैक्टर लेके जाता है, उसके किसान वो गन्ने का बिल भी साल भर हो जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। तो क्या गारंटी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएंगे, किसान वो कंपनी जो है किसान से उपज ले लेगी और पेमेंट कब करेगी, क्या पता पेमेंट करने के लिए लटका दे और सारा माल अपना लेके फुर्र हो जाए। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही टेढ़ी खीर मुझे लगता है जहाँ तक साबित होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जगह अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होती तो बहुत बेटर होता, क्योंकि हम आपको जानते हैं, दूसरा किसान तीसरे किसान को जानता है, तो उसका पैसा लेके भागेगा नहीं। लेकिन आज किस कंपनियां क्या हैं, कंपनी बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनियां आ गई, उनको अपना माल खरीद के निकलने की चुपचाप। तो वो एक तरह से अभी जहाँ तक है मुझे लगता है ये अभी इस पर रोक लगानी चाहिए। इसमें जो विवाद निवारण तंत्र बनाया गया है, कहा गया है कि एसडीएम, अगर कोई विवाद होगा तो आप एसडीएम के पास जाएंगे, ठीक है। एसडीएम ही मेन उसका लास्ट जो है, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। जो भी विवाद, जैसे पेमेंट का इशू हो गया, या खेत जब्त कर लिए कंपनी ने, या किसानों से ज़मीनें छीन ली गई, तो उन विवादों की स्थिति में आपको एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, एसडीएम के द्वार जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। एक आम किसान जो गांव में रहता है, वो जब केस लड़ने के लिए एसडीएम ऑफिस जाएगा, और क्या गारंटी है कि एसडीएम जो है कंपनियों से पैसा नहीं खाएंगे। जो न्याय व्यवस्था है उस पर किसानों का भरोसा है। एक एसडीएम जो आईएएस अधिकारी है, जो किसी न किसी नेताओं से या कंपनियों से प्रभावित होता ही है, तो इस मामले में भी प्रभावित होगा। तो अभी ज़रूरत है जो इसका निवारण तंत्र है उसको और सुधारने की। किसानों से कहा गया है कि इस मामले में आपको एसडीएम कोर्ट ही जाना होगा, आपको सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट नहीं जाना होगा। तो सिविल कोर्ट, जहाँ तक लगता है अभी इस मामले में सिविल कोर्ट बेटर ही होगा। अभी एसडीएम ऑफिस ना हो तो ही अच्छा है। और इसमें मेन दिक्कतें हैं कि किसानों के साथ जो अनुबंध खेती का जो मामला है,
ये अभी काफ़ी समय होगा, क्योंकि अभी किसान अभी इतने साक्षर नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं जानते हैं। आज किसानों से उनकी ज़मीनें साइन करवा लेंगे कि आप हमारे लिए इतने साल तक आलू उगाएंगे, और आलू उगाया उसने, गेहूँ उगाया, कोई भी उपज उगाया, तो अभी कैसे, क्या गारंटी है कि वो उन कंपनियां वो उन किसानों से ज़मीनें नहीं हड़पेंगी। जैसे पहले जमींदारी ब्रिटिश काल में होता था, किसानों से कहा जाता था कि हमारे लिए नील की खेती उगाइए, उसी तरह से आज भी हो जाएगा, उनकी ज़मीनें जब्त की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। साथ में अब ये भी देखना होगा, साथ में ये भी है कि इस बिल में अभी तरह से पूरी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा इस बिल को, वो भी ठीक से स्पष्ट नहीं है। एक तरह से बातें लिखी गई हैं, उनको क्या उनके फ्रेमवर्क है, कैसे इसको लागू किया जाएगा, बड़ी कंपनियां किसानों से धोखा नहीं करेंगी, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है, इन सब बातों पे अभी क्लियरिटी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सब मामलों को ठीक से सुलझाएगी और किसानों के साथ न्याय करेगी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्याय नहीं करेगी, अभी ज़रूरत है किसानों को सही बीज, सही खाद, सही बिजली, जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं उनको ज़रूरत है। मार्केट को, जब वो किसान अपना उपज उगा ले तो उनके लिए मार्केट अवेलेबल हो, अपने माल को बेच सकें, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ में अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो अगर कंपनियां उनसे पैसा उनको नहीं चुकाती हैं, तो उन सब पे क्या प्रक्रिया है, कैसे उनको विवाद को सुलझाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अभी और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम आने वाले, जो भी एक और बिल है, तीसरा बिल, उसके साथ हम इसको कॉपरेट करेंगे। फिर हम उस तीसरे बिल को दूसरे और पहले बिल को तीनों मिला के मर्ज करके इन तीनों बिलों को साथ में देखेंगे कि इन तीनों बिल में ऐसा नहीं है कि ये जो एक बिल है ये अलग है, दूसरा बिल अलग है। ये तीनों बिल एक दूसरे के साथ लिंकअप हैं, और इनमें कैसे जोड़ा गया है तीनों बिलों को, क्योंकि अगर लाना होता तो एक बिल अलग होता, दूसरा बिल अलग होता। तीनों बिल साथ में लाएगा तो इसका मतलब है इनमें तीनों में तालमेल करके ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाएगा, ये अब देखने वाली बात है, सरकार क्या कहती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सभी के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक दें, क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, क्या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।